तो आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये है क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर, ठीक है। और इसका सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो हमने एक अलग से बनाया है, आप चाहें तो उसको पहले जा करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम पहले बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसको क्लियर कर लेने से वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। तो मात्र कितने तरह के लिखा है मैंने, तो केवल 4 तरह का है, ठीक है। मात्र 4 तरह के अगर जो आप समझ गए बनाने के लिए, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप इसका देखिएगा। हम 50-60 क्वेश्चन इसका करवाए हैं। जब आप 4 क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना, तो वो सारा का सारा बन जाएगा। 60-70 प्रश्न बन जाएंगे पूरा का पूरा, मात्र ये 4 समझ लेने में। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस 4 ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वहीं पूछा भी गया है चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट की सहायता से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं। तो समीकरण युग्म 3 प्रकार के होते हैं, अविरोधी, विरोधी और आश्रित। अविरोधी को संगत कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक हल निकल जाता है इसलिए संगत है, और कोई हल नहीं निकलेगा तो वो असंगत है। विरोधी असंगत होता है और आश्रित इसके अनगिनत हल होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो कहेंगे एक हल। पूछेगा विरोधी समीकरण के शर्त क्या है, तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अविरोधी समीकरण के रेखाएं कैसी होती है, तो प्रतिच्छेदी। फिर पूछेगा विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं। इसका शर्त क्या है, तो ये है। इसका रेखा कैसा होता है, तो समानांतर होता है। तो इस चार्ट से ही प्रश्न पूछेंगे बहुत सारे। जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए बैठिएगा ना, तो अधिकतर प्रश्न इसी से मिलेगा। ऐसे टोटल हम प्रश्न ले लिए, एक तो ये चार्ट हो गया और ये 4 प्रश्न। तो इसके अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीट थ्योरी हम लिख दिए। बस इतना ही पढ़ना है दो चर के रैखिक समीकरण में, ठीक है। तो अब चलिए, इससे सवाल तो आप समझ गए कि किस तरह से पूछेगा। अब हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि समीकरण का हल करें। समीकरण को हल करें। अब हल करने के लिए समीकरण दे देगा, इस तरह से लिख दिया 2x + 3y = 7, और अगला लिख दिया 4x - 3y = 5। पहला समीकरण दे दिया, दूसरा समीकरण दे दिया, और कहेगा कि इसको हल करो। तो हल करने का कितना तरीका होता है, टोटल होता है 6 विधि। टोटल कितने होते हैं, 6 विधि। सबसे पहला कौन सा, तो सबसे पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा तुलनात्मक विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि, चौथा अनुपात निर्णय विधि, पांचवा वज्र गुणन विधि, और छठा ग्राफ विधि से हल करें। और उसको हमने सब्जेक्टिव प्रश्न में लिखा है। देखिए यहां पर समीकरण को हल करें, ये 2 नंबर में पूछता है। के का मान निकालें, ये 2 नंबर में ही पूछता है। और देखिए के का मान निकालें, ये तीनों एक ही तरह का है। के का मान निकालें, ये 1 नंबर में ही पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। एक को बताएंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीसरा ग्राफीय विधि से हल करें, ये कितना नंबर में पूछता है, तो ये पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। इसके बाद समीकरण निकालने के लिए भी कहेगा आपसे। तो बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि बनाना है हम लोग को, और इतना आ गया तो समझिए कि ये 2 चर के रैखिक समीकरण क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। इसी पर आधारित सारे रहते हैं, सारे के सारे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं, हल कैसे करेंगे। तो 6 विधि से किसी से हल कर लेना है। 6 विधि में ग्राफीय विधि से तो आप हल कर नहीं सकते। 5 विधि में से किसी से आप हल कर सकते हैं। तो लुप्तीकरण से करेंगे, सेम है, तो जोड़ने से कट जाएगा। 4 2 6 x = 7 5 12, तो x बराबर आ गया 12/6, 6 दूना 12, यानी कि x बराबर आ गया 2। जब x बराबर 2 आ गया तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 3y = 7, तो हो गया 4 = 3y = 7, यानी कि 3y = 7 - 4, 4 इधर आ गया माइनस में, तो 3y बराबर कितना आ गया, 3, यानी कि y बराबर आ गया 3/3, कट करके आ गया 1। यानी कि देखें आप, x बराबर 2 आ गया और y बराबर आ गया 1, तो यही हो गया आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपको समीकरण का हल करना रहेगा। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया कि समीकरण को आपको हल करना है। अब ये समीकरण की जगह पर बदल सकता है, समीकरण जरूरी नहीं है कि यही रहे। लेकिन हल करने के लिए एक प्रश्न देगा, तो आप सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए सीखिए।
आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। पूछेगा तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें कहता है समीकरण युग्म इतना तथा इतना में के का मान निकाले। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। जब समीकरण निकाय का केवल एक हल हो, या कह सकता है अद्वितीय हल हो, या कह सकता है अविरोधी हो, या कह सकता है संगत हो। ये चारों में से कोई एक ही बोलेगा, क्योंकि चारों एक ही का नाम है। ध्यान से देखिए, अविरोधी समीकरण है, उसी का एक हल है, उसी को अद्वितीय हल कहते हैं, और ये हो गया उसका शर्त। तो इन चारों में से कोई एक ही बोलेगा आपसे और कहेगा के का मान निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण युग्म दिया हुआ है, के का मान पूछ रहा है, हल कैसा होना चाहिए? तो हल होना चाहिए अद्वितीय, और इसका कंडीशन क्या होगा? तो ये। तो जब के का मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग यही तीनों में से कोई एक लिखेंगे। तो जब अद्वितीय हल कहेगा तो ये वाला, जब कहेगा कोई हल नहीं तो ये वाला, और जब कहेगा अनगिनत हल तो ये वाला। हमने यही वो 3 प्रश्न लिया है, तो समझिएगा इसको बढ़िया से। तो पहला में कहा अनगिनत हल, तो कंडीशन कौन सा हो जाएगा? चूंकि कह दिया है, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसीलिए लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। यही कंडीशन है ना। तो a1 के जगह पर कितना? तो a1, b1 और c1 निकालने के लिए सीखिए। तो x के बगल वाला को a1 कहते हैं, y के बगल वाला को b1, और जो अचर पद रहता है उसको c1। तो इसमें x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 की जगह पर 1 हो गया। a2, यहां पर x के बगल में कितना है? 3 है, तो ये a2 हो गया, बराबर नहीं है। a2 कहाँ है? ये वाला x के बगल में। फिर b1, तो b1 y के बगल में, देखिए y के बगल में b1, तो यहाँ y के बगल में कितना? -2 बटा, यहां पर y के बगल में कितना? k, तो k। अब सोल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ गया k बराबर नहीं 3 दूना की 6, -6। मतलब आंसर कौन सा आया? तो k बराबर कहेंगे -6 के अलावा, ठीक है, या -6 के अतिरिक्त। मतलब -6 नहीं होगा, इसके अलावा सारा का सारा होगा। बात समझ गए? इसी तरह से हमने तीसरा प्रश्न लिया है कि k का मान निकालें। कब? तो समीकरण निकाय का कैसा हल हो? कोई हल नहीं हो। तो जब कोई हल नहीं कहेगा तो ये दूसरा वाला कंडीशन लेकर के चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं रहता है तो कंडीशन क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं c1 बाई c2। अब इसमें ध्यान से देखिए, a1 की जगह पर कितना है? 3, और a2 की जगह पर 6, तो 3 बटा 6 हो गया, बराबर b1 की जगह पर कितना है? -5, तो -5 लिखेंगे, और b2 की जगह पर कितना है? -10 है, तो -10 लेकर के चलेंगे, और बराबर नहीं तीसर का 5 जब बराबर के पहले आवेगा तो हो जाएगा -5 बटा के जब पहले आवेगा तो हो जाएगा -k। इस तरह से अब यहां से सोल्व करेंगे। तो k को निकालना है, तो k को इसके साथ लेके चल जाते हैं। तो कितना जगह? -5 बटा -10 बराबर नहीं -5 बटा -k। माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 5 दूना की 10, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ गया k बराबर नहीं 2 पचे 10। इसमें ये आंसर आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि k लास्ट में दे, k पहले भी दे सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 10 के अलावा सारा का सारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर k नहीं देता, यहाँ पर दे देता 10 और यहाँ पर दे देता k, तब आप कैसे बनाते? तब हम लोग भी इसको चेंज कर देते। क्या चेंज कर देते? तो देखिए a1/a2 ये तो ठीक है, 3 6 रहने दिए हैं। b1 तो b1 -5 बटा b2 कितना, तो -k बराबर नहीं c1 कितना 5 और यहां पर ले लेते हैं 11, ये कितना 11, इस तरह से हो गया। तो इस बार k है तो k वाला को इसके साथ लेकर के चलेंगे। k वाला शामिल करना जरूरी है, जब तक उसको लेकर के नहीं चलिएगा तब तक आंसर कैसे आएगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 3/6 बराबर -5 बटा -k, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूना 6, और ये जब बराबर के पहले आएगा तो इसको चिन्ह माइनस में लिखना है, ये भी माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ गया 5 दूना की 10 और यही हो गया आंसर। तो देख रहे हैं ये कितना आसान है, बस हम लोग को कंडीशन लेकर के चलना है और वहां से जो आंसर आ गया वही हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछ रहा है k का मान, k निकालें। कब निकालें? तो जब समीकरण निकाय का कितना हल है, अनगिनत हल है, अनगिनत हल। तो जब अनगिनत हल रहता है तब कंडीशन क्या होता है, तो ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें लेके चलेंगे तो a1 की जगह पर कितना 4, a2 की जगह पर कितना 2, तो हो गया 4/2 बराबर b1 की जगह पर कितना, तो हो गया k, और b2 की जगह पर कितना, तो -4 चिन्ह के साथ लिखना है, -4 बराबर c1 की जगह पर 6 जब बराबर के पहले आवेगा तो -6, क्योंकि देखिए c1 बराबर के पहले है, और यहाँ पर 3 जब बराबर के पहले आवेगा तो बटा -3। इसमें कौन सा लेके चलेंगे, तो k वाला लेके चलेंगे, चाहे इसके साथ लेके चलें चाहे उसके साथ, आंसर सेम आएगा। लेके चलेंगे तो हो गया 4/2 बराबर k बटा -4, 2 दूना 4, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ गया 4 दूना -8, यही हो गया आंसर। और यही सेम टू सेम चीज 2 नंबर में भी पूछता है। देखिए हम लिख दिए 2 नंबर में भी k का मान निकाले, कैसा वाला का k का मान निकाले, तो यही तीनों में से कोई रहेगा और कहेगा k का मान निकाले, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो ये 1 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव में एक और रह गया, कौन सा, तो ये हो गया ग्राफ विधि से हल करें, और ये तो ग्राफ पर ही बनाना संभव है, तो उसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे और इसका समीकरण निकालें। हम क्वेश्चन दे देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसका समीकरण निकालने के लिए भी पूछता है। तो इस तरह से इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चनों को, मात्र कितने क्वेश्चन है, तो एक चार्ट हो गया, 4 क्वेश्चन इधर हो गया और 4 क्वेश्चन इधर हो गया, मात्र 8 क्वेश्चन आप बना लीजिए और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से। फिर आप देखिए जाकर के क्वेश्चन बैंक में कौन सा इससे सवाल ऐसा है जो हमसे नहीं बनता है, एकदम बनेगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो ना बने। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का 2 चर के रैखिक समीकरण का कितने प्रश्नों को सोल्व करेंगे, तो 8, और याद कौन सा करेंगे, तो ये चार्ट, इसके बिना ये 8 नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहना है और याद करते रहना है, क्योंकि एग्जाम का समय अब बहुत कम रह गया है।